हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हम 7 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे सेल के मेन ऑर्गेनेल, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि माइक्रो बॉडीज के बारे में है। इसमें हम पेरोक्सोसोम वगैरह माइक्रो बॉडीज देखेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेल का मेन ऑर्गेनेल रहेगा। यहाँ पर फर्स्टली न्यूक्लियस जो कि हमारा सेल का क्या है, तो ये हमारा मेन ऑर्गेनेल है। इसको मेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो सेल के सारे फंक्शन रहेंगे, ये सेल के सारे फंक्शन हमारे न्यूक्लियस से रेगुलेटेड रहेंगे। इसके ऊपर कंट्रोल, सारे हमारे फंक्शन के ऊपर कंट्रोल रहता है न्यूक्लियस का। सो इस वजह से इसको हम बोलेंगे मेन ऑर्गेनेल। और इसके अलावा ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह रहता है उसका भी ये कंजर्वेशन करता है, यानी कि उसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल सिक्योर रहता है। सो यहाँ पर हम फर्स्टली देखें हमारे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे हमने देख लिया है, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। बट आपको याद रखना है, न्यूक्लियस को फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और वो भी 1831 में। इसके कई साल बाद यहाँ पर हम देखने जाए तो जैसे कि हमने सेल में देखा था, हमारा जो यूकेरियोटिक सेल रहेगा इसके अंदर हमारा वेल डेवलप न्यूक्लियस रहेगा, यानी कि ये सेल है और सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा। तो ये इस तरह से डबल एनवेलप से कवर रहेगा। और इसके अंदर हम देखने जाए तो इसके अंदर क्या रहेगा? तो हमने आगे देखा था हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम वगैरह यहाँ पर, क्रोमेटिन वगैरह यहाँ पर रहेंगे। सो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा जो रहेगा इसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो नेकेड रहेगा। बट यूकेरियोटिक सेल में ये डबल एनवेलप से कवर रहेगा। सो इसलिए हम ये जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलेंगे यूकेरियोटिक, यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या हमारा ये जो सेल है इसको यूकेरियोटिक सेल बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो ये जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। इसको क्रोमेटिन बोलेंगे। इंटरफेस में ये एकदम एलोबरेटेड एंड एक्सटेंडेड रहता है। सो इस वजह से इसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। और ये क्रोमेटिन फर्स्टली किसने डिस्कवर किया? तो क्रोमेटिन नाम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग नाम का। फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने ये क्रोमेटिन डिस्कवर किया। और ये हमारे न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ उसके काफ़ी सालों के बाद हमारा क्रोमेटिन डिस्कवर हुआ। इसको नाम दिया फ्लेमिंग ने। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो इसके स्ट्रक्चर में फर्स्टली यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप प्रेजेंट है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप प्रेजेंट है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप प्रेजेंट है। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। आपको याद रखना है, ये हमारा डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। सो इसके डबल एनवेलप इस तरह से रहेंगे। एक हमारा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन हमारा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन रहेगा ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से ये कंटिन्यूस रहेगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन हमारा कंटिन्यूस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी हमारे यहाँ पर इसके क्लोज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगी इसके ऊपर रिबोसोम रहेंगे। सो इसको हम बोलेंगे आरईआर। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी हमारी आरईआर रहेगी। ओके, सो आपको यह समझ में आ गया। और इनर मेम्ब्रेन जो कि हमारा यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या रहता है? तो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड टू इनर मेम्ब्रेन
इनसाइड टू इनर मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहेगा। यहाँ पर हमारा एक्वेसियस कंपार्टमेंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहेगा। सो आपको ये समझ में आ कि ये हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स हमारे इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हुआ, बट यहाँ पर हमारे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच हमारा यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट रहता है, स्पेस रहता है। और ये स्पेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच हमारा ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या न्यूक्लियस में इसको हम क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियस में इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, सो हमारा ये हो गया स्पेस, इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस। और इसका डायमीटर रहेगा वो 10 नैनोमीटर से लेकर 50 नैनोमीटर तक हो सकता है, 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो ये न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पर हमारा डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे, तो हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे पोर रहेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्या रहेंगे, तो पोर रहेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और हमारे न्यूक्लियर पोर रहेंगे यहाँ पर, ये कैसे बनेंगे, तो ये फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से हमारे जो दो मेम्ब्रेन रहेंगे जिसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके फ्यूजन से, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ये बनेगा। कैसे बनेगा, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। इस तरह से यहाँ पर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे और हमारा ये पोर बनेगा, और ये पोर को हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। इसका डायमीटर क्या है, तो 90 नैनोमीटर समथिंग इसका डायमीटर रहता है। ओके, आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पोर रहेंगे, इस तरह से ये बहुत सारे पोर रहेंगे। और ये पोर का काम क्या है, तो ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पैसेज बनाना। पैसेज बनाना किसके लिए, पैसेज यानी कि रास्ता बनाना। किसके लिए पैसेज बनाना, तो यहाँ पर हमारे इनसाइड और आउटसाइड में, जैसे कि ये आउटसाइड तो हमारा साइटोप्लाज्म है, और इनसाइड हमारा ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और इसमें हमारा जो एक्वेसियस कंपार्टमेंट है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इनके बीच जो भी मटेरियल रहेगा इसका लेन देन चलता रहेगा। तो इसमें कौन से चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आरएनए है, इसमें स्पेशली हमारा मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन है, इसके अलावा प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर पोर से इनसाइड और आउटसाइड बोथ डायरेक्शन में ये जा सकती हैं। ये हमारे सारे आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह इसका मूवमेंट होगा बोथ डायरेक्शन में, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ डायरेक्शन, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ डायरेक्शन में। सो ये आपको समझ में आ गया हमारा ये पोर, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारा न्यूक्लियस के इनसाइड हमारा जो मैट्रिक्स है ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर हमारे इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड या हमारे ये न्यूक्लियर एनवेलप, इसके इनसाइड हमारा जो ये एक्वेसियस कंपार्टमेंट है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें हम बात करें तो हमारा एक न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर रहेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन का
फाइबर रहेगा, और ये फाइबर को हम बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या रहेगा? तो एक स्फेरिकल बॉडी रहेगा, स्फेरिकल बॉडी रहेगा, जिसको हम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली बोलेंगे, न्यूक्लियोली बोलेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्टली हम न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या रहता है? तो हमारा एक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या रहता है? तो प्रोटीन प्लस हमारे न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जैसे कि डीएनए है, क्या क्या आता है? तो डीएनए एंड आरएनए, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड है। इसके नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और हमारा ये रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन, तो प्रोटीन में हमारे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे। इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्या है? तो आगे आप 12th में देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे डीएनए का पैकेजिंग, जिसमें यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, जैसे कि हमारा पहले डीएनए थ्रेड बनेगा, और डीएनए थ्रेड जो रहेगा इसके ऊपर हमारे जो हिस्टोन ऑक्टोमर, इस तरह से हमारे हिस्टोन ऑक्टोमर, ये 4 हमारे प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो आगे रहेंगे, 4 इसके पीछे। सो इस तरह से हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर बनेंगे, और ये हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर हमारा ये डीएनए का थ्रेड है, इस तरह से ये कवर होगा। और इसके बाद ये इस तरह से सारे हमारे इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर ये हमारा यहाँ पर सारी जगह पर हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। इसको ये एक को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलेंगे? तो न्यूक्लियोसोम। और आगे ये हमारा सारा जो ये थ्रेड बना है, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। ओके, सो आपको ये ऐसे अभी आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए मैंने दिखाया, बट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम 12th में इसको डिटेल में देखने वाला है। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जैसे हमारा क्रोमेटिन रहता है, क्रोमेटिन के अंदर क्या रहता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रहता है। प्रोटीन में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे। सो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन रहेगा, ये न्यूक्लियोप्रोटीन को हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन वैसे हम देखें तो सेल डिवीजन 2 फेज में होता है। सेल डिवीजन 2 फेज में होता है। कौन से 2 फेज? तो एक हमारा इंटरफेज और दूसरा हमारा एम फेज। एम फेज में भी यहाँ पर 2 टाइप के एम फेज, एक हमारा मियोसिस डिवीजन या एक हमारा माइटोसिस डिवीजन। तो यहाँ पर एम फेज को हम बोलेंगे माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस फेज। और इंटरफेज जो रहेगा वो हमारा सबसे लॉन्ग फेज है। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन में हम बात करें तो 24 आवर हमारा सेल डिवीजन चलता है, यानी कि सेल साइकिल का जो पीरियड है वो 24 आवर है। तो यहाँ पर इसमें से 95% टाइम रहता है, यानी कि 23 आवर हमारा इंटरफेज चलता है, और इसके बाद यहाँ पर ओनली 1 आवर यानी कि 5% जो टाइम रहेगा वो हमारा एम फेज रहेगा, देखिए 1 आवर हमारा ये एम फेज चलेगा। और इंटरफेज में भी हम आगे देखेंगे तो इसके भी बहुत सारे सब फेज है, जिसमें इसका G1 फेज, उसके बाद S फेज और G2 फेज, इस तरह से इसके 3 फेज रहेंगे। और M फेज के भी इस तरह से यहाँ पर सब फेज रहेंगे, जिसमें एक प्रो फेज है, इसके बाद मेटा फेज, इसके बाद एना फेज और लास्ट में टीलो फेज। और इसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे तो इंटरफेज में हमारा ये जो न्यूक्लियस रहेगा, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल वगैरह, जैसे कि डीएनए है तो डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह होगा। ये हम वैसे आगे सेल डिवीजन वाले जो चैप्टर है इसमें देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए देख लो। यहाँ पर हमारा डीएनए वगैरह रेप्लिकेशन होगा। और यहाँ पर हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यानी कि क्रोमेटिन रहेगा, यानी कि क्रोमेटिन जो रहेगा वो एकदम एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड रहेगा, एलोबरेटेड रहेगा, इस तरह से ये एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड रहेगा।
सो इस वजह से हमारे जो हमने यहाँ पर देखा इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज में स्पेसिफिक हमारा जो मेटा फेज रहेगा, मेटा फेज में हमारा ये एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड जो हमारा क्रोमेटिन था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंडेंस होगा और कंडेंस होके हमारा ये क्रोमेटिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। किसमें? तो क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कैसा रहता है? तो क्रोमोसोम इस तरह से हमारा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन में हम बात करें तो ह्यूमन में हमारा एक सेल के अंदर 2 मीटर समथिंग लॉन्ग डीएनए थ्रेड रहता है, लॉन्ग डीएनए थ्रेड रहता है। और ये डीएनए थ्रेड हमारे इस तरह से क्रोमोसोम जब बनेंगे तो क्रोमोसोम इस तरह से 46 क्रोमोसोम में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने क्रोमोसोम? तो 46 क्रोमोसोम में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो इस तरह से ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम रहेंगे, इस तरह से हमारे क्रोमोसोम रहेंगे। ये कंडेंस फॉर्म में हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन है, सो इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ सो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन रहेगा, सॉरी हमारा क्रोमेटिन रहेगा, क्रोमेटिन जो रहेगा वो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर रहेगा। किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर या थ्रेड रहेगा, फाइबर रहेगा। और वो एकदम एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड फॉर्म में रहेगा, एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड फॉर्म में रहेगा। ओके, सो हमारा ये न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली। ये किसको बोलेंगे? तो हमारे ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी रहेगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडी रहेगा, स्फेरिकल बॉडी या स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता। इसका जो मटेरियल रहेगा यहाँ पर वो हमारी ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके जैसा ही रहेगा। सो ये हमारा स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस। और ये हमारा मेन साइट रहता है, ये हमारा मेन साइट रहता है। हमने रिबोसोम में बात करी थी, हमारे 3 टाइप के रिबोसोम, एक हमारा मैसेंजर, सॉरी हमारे 3 टाइप के आरएनए, एक हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा रिबोसोमल आरएनए और तीसरा हमारा ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें से हमारा जो रिबोसोमल रहता है ये रिबोसोमल का सिंथेसिस का मेन साइट रहता है। सो रिबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस का मेन साइट रहता है, सिंथेसिस करता है रिबोसोमल आरएनए को ये हमारा न्यूक्लियोलस। कौन? तो न्यूक्लियोलस ये हमारे रिबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करेगा। सो आपको ये समझना है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड है, जेल जैसा फ्लूइड है, ये जेलिक फ्लूइड है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ एंजाइम है, प्रोटीन है, आरएनए है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्या रहेगा? तो यहाँ पर हमारे एंजाइम, एंजाइम किसके लिए? तो हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ये सारी प्रोसेस के लिए हमारा एंजाइम रहेगा। इसके अलावा प्रोटीन भी रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूक्लियस के अंदर इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेगी। सो आपको समझ में आ गया। इस तरह से ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि हमारा क्रोमेटिन, और ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया या न्यूक्लियोली हो गया, और ये हमारा जो जेल लाइक पूरा हमारा फ्लूइड रहेगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो हमने आगे देखा ये हमारे सेल डिवीजन के टाइप में, जिसमें हमारा एम फेज, तो एम फेज के दौरान हमारे जो ये एम फेज में भी हम स्पेसिफिक बात करें तो हमारा मेटा फेज,
मेटाफेज के दौरान हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा या क्रोमेटिन रहेगा वो कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। तो इस दौरान हम देखेंगे तो हमारे ये सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। कितने? 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे ये जो क्रोमोसोम रहेंगे, ये क्रोमोसोम इस तरह से दिखेंगे। ये हमारे जैसे कि ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम इस तरह से दिखेंगे। इसके अंदर हमारे ये जो जैसे कि इसको इस तरह से दिखा दे, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ये क्रोमोसोम रहेंगे। क्रोमोसोम पहले किससे बना हुआ होगा, तो ये बना हुआ होगा 2 क्रोमेटिड से। 2 क्रोमेटिड आपको याद रखना है, 2 क्रोमेटिड इस तरह से यहाँ पर, जैसे कि ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ पर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जुड़ेंगे। यहाँ पर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जुड़ेंगे। 2 क्रोमेटिड अटैच टू ईच अदर बाय प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, अटैच टू ईच अदर बाय प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या है, तो सेंट्रोमियर हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर, आपको समझ आए सेंट्रोमियर क्या है। तो हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम में 2 हमारे क्रोमेटिड रहेंगे, 2 क्रोमेटिड को जोड़ के रखेगा हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है। ओके, और ये क्या करता है, तो हमारे जो दोनों हमारे क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। होल्ड टू क्रोमेटिड, होल्ड टू क्रोमेटिड एंड फॉर्म क्रोमोसोम। और ये हमारा जो हमारा ये जो सेंट्रोमियर रहेगा, सेंट्रोमियर के ऊपर हमारा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। इसको क्या बोलेंगे, तो काइनेटोकोर बोलेंगे। ओके, सो हमारा ये काइनेटोकोर हो गया। ये हमारा जो काइनेटोकोर रहेगा, ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हेल्प टू अटैच स्पिंडल फाइबर को ये यहाँ पर जोड़, सेल डिवीजन के दौरान हमारा स्पिंडल फाइबर, जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा सेल है, और सेल में यहाँ पर हमारे सेंट्रोमियर, सेल डिवीजन में हम देखने वाले हैं हमारे 2 पोल के ऊपर सेंट्रोमियर रहेंगे, और सेंट्रोमियर में से हमारे स्पिंडल फाइबर इस तरह से निकलेंगे। ये हमारे सारे स्पिंडल फाइबर इस तरह से निकलेंगे, और यहाँ पर बीच में रहेगा हमारे क्रोमोसोम। इस तरह से यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, और क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारा सेंट्रोमियर के ऊपर हमारा ये रहेगा, वो इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ओके, सो हमारा ये काइनेटोकोर रहेगा, सॉरी इसका जो स्पेलिंग है वो काइनेटोकोर। ओके, सो हमारा ये काइनेटोकोर, यहाँ पर स्पिंडल जो फाइबर रहेंगे इससे ये अटैच होगा, इस तरह से यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो जाएंगे। सेम यहाँ से भी इस तरह से अटैच होंगे, और ये हमारा काइनेटोकोर का ब्रेक होगा, और हमारे जो सारे ये क्रोमेटिड, इसमें से 2 क्रोमेटिड रहेंगे, वो सेपरेट हमारे दोनों पोल के ऊपर चले जाएंगे। सो इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेंट्रोमियर है, इसकी पोजीशन के हिसाब से हमारे जो हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के 4 टाइप्स, किसके हिसाब से, तो हमारे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर
मियर के हिसाब से हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे इसके टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कौन से तो फर्स्टली यहाँ पर हमारा मेटासेंट्रिक, दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा हमारा एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ हमारा टीलोसेंट्रिक। सो आपको ये चारों समझने हैं। यहाँ पर किस तरह से, तो जैसे कि ये हमारा, हम इस तरह से दिखाए तो जैसे कि ये हमारा, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इस तरह से हमारा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ये सेंटर में हमारा सेंट्रोमियर होगा। अगर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन रहेगी वो सेंटर में रहेगी। मेटासेंट्रिक में क्या रहेगा, तो जो हमारा सेंट्रोमियर जो रहेगा इसका पोजीशन रहेगा वो सेंटर में रहेगा। सेंटर क्या, इसको हम मिडिल बोल सकते हैं, या मिडिल में रहेगा। और इस वजह से हमारे जो ये दोनों आर्म रहेंगे, यानी कि ये आर्म और ये आर्म, ये हमारे जो क्रोमेटिड रहेंगे, क्रोमेटिड के दोनों आर्म इक्वल रहेंगे। सो इस तरह से इक्वल आर्म ऑफ क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के इक्वल आर्म रहेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। इसके बाद दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, तो जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है और इसका जो कंस्ट्रक्शन यानी कि सेंट्रोमियर रहेगा, ये प्राइमरी हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये मिडल से थोड़ा सा अवे रहेगा। सो स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल से स्लाइटली अवे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा वन आर्म जो रहेगा वो स्लाइटली लॉन्ग रहेगा और अनदर वन इज स्लाइटली शॉर्ट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्लाइटली शॉर्ट है और ये हमारा जो आर्म है वो स्लाइटली लॉन्ग है। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप में एक्रोसेंट्रिक किसको बोलेंगे, तो एक्रोसेंट्रिक में हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, इसका ये सेंट्रोमियर रहेगा, ये एकदम क्लोज टू एंड, एक एंड के क्लोज रहेगा। इस तरह से ये हमारा कोई एक एंड के क्लोज है, सो इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो सेंट्रोमियर है वो कोई एक एंड के क्लोज है, चाहे वो ये एंड के क्लोज या इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से कैसे भी हो सकता है, तो ये हमारा दूसरे एंड के क्लोज, सो इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। सो इसमें सेंट्रोमियर जो रहेगा क्लोज टू एनी वन एंड, और इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा जो वन आर्म रहेगा, वन आर्म इज एक्सट्रीमली या वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड अनदर वन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर स्लाइटली लॉन्ग एंड स्लाइटली शॉर्ट था हमारे सब मेटासेंट्रिक में, बट एक्रोसेंट्रिक में हमारा एक्सट्रीमली लॉन्ग या कोई एक्सट्रीमली शॉर्ट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक्सट्रीमली शॉर्ट है और ये हमारा एक्सट्रीमली या वेरी लॉन्ग है। इसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप है वो टीलोसेंट्रिक जो हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, इसमें हमारा जो सेंट्रोमियर रहेगा वो एकदम इसके कोई एक एंड के ऊपर रहेगा। इस तरह से ये हमारे कोई एक एंड के ऊपर यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इस तरह से इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारा क्रोमेटिड है और ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड और यहाँ पर हमारा ये सेंट्रोमियर है, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो हमारा जो सेंट्रोमियर रहेगा ये ऑन एनी वन एंड, ओके। सो इस तरह से हमारा ये इस तरह टीलोसेंट्रिक रहेगा। ये हमारे फॉर टाइप हो गए क्रोमोसोम में, जिसमें हमारा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसके बाद लास्ट में हम देखें तो हमारा जो ये क्रोमोसोम रहेंगे,
क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से यहाँ पर हमारा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहेगा, इस तरह से हमारा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहेगा, और हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हमारा क्रोमोसोम के ऊपर दिखेगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये एक सैटेलाइट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट अपीयरेंस दिखता है, तो इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। ओके, यहाँ पर ये हमारा नॉन स्टैंड सैटेलाइट जो रहेगा वो हमारा नॉन स्टैंड पार्ट रहेगा, हमारा क्रोमोसोम रहेगा, नॉन स्टैंड क्रोमोसोम या नॉन स्टैंड डीएनए का पार्ट रहेगा। ओके, सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस खत्म होता है, और हम नेक्स्ट में देखते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो कि हमारे इसके बाद लास्ट में माइक्रोबॉडीज, सेकंड हमारा माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी किसको बोलेंगे? तो हमारे एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल रहेंगे। क्या रहेंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स रहेंगे। वेसिकल्स रहेंगे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। हमने लाइसोसोम देखा था, लाइसोसोम जो कि हमारे गोल्गी एपैरेटस से निकलता था, ऐसे कई वेसिकल हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए, तो इसको हम माइक्रोबॉडी बोलेंगे। और इसमें क्या रहेगा? तो इसमें हमारे एंजाइम रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, इसके अलावा लिपिड वगैरह भी रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमारे ये वेसिकल में रहेंगी, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोबॉडीज। जिसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम क्या रहता है? तो पेरोक्सीजोम हमारा एक ऐसा माइक्रोबॉडी रहता है, और ये हमारा माइक्रोबॉडी का फंक्शन क्या है? तो हमारे सेल में जो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हमारे सेल के लिए एक टॉक्सिक रहता है। क्या रहता है? तो सेल के लिए एक टॉक्सिक रहता है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसका क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। कैसे करेगा? तो ये H2O2 में से H2O प्लस O2 बना लेगा। किस तरह से? H2O2 में से H2O प्लस O2, जैसे कि यहाँ पर 2H2O2 है, तो इसको इस तरह से ये ब्रेक करेगा, जैसे कि एक H2O का मॉलिक्यूल बना लेगा, H2O का, और एक हमारा दो हमारे H2O के मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पर एक O2 मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारा ये डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो ये हमारा काम है पेरोक्सीजोम का। इसके अलावा पेरोक्सीजोम हमारे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहते हैं, ये फैटी एसिड का भी डाइजेशन या इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या करता है? तो इसका ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके ये प्लाज्मेलोजेंस इसमें कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये हमारा पेरोक्सीजोम हो गया। सो यहाँ पर एक हमारा पेरोक्सीजोम जो रहता है, इसकी कमी या इसके अंदर हमारे जो कोई भी ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ये हमारे जो सारी हमारा पेरोक्सीजोम रहेगा, इसमें भी हमारे काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहेंगे, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारा ये सारा डिटॉक्सिफिकेशन या हमारा जो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहता है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन ये सारे हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पेरोक्सीजोम में कुछ डिस्टर्बेंस आने की वजह से, हमारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से, हमारा पेरोक्सीजोम में PBDS यानी कि पेरोक्सीजोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर होता है। और इसमें हमारे जैसे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ये ऑक्सीडेशन करता है, तो हमारे अब ये इसमें डिस्टर्बेंस आने की वजह से हमारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारे सेल के अंदर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन होगा। क्या होगा? तो एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और हमारा प्लाज्मेलोजेंस नहीं बन पाएगा। सो इस तरह से हमारा सेल का डिस्टर्बेंस, इसको हम बोलेंगे पेरोक्सीजोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। और इसका एक एग्जांपल है
सिंड्रोम, ज़ेल्बेगर सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें हमारे जो फंक्शनल पैरोक्सिसोम एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। और ये एब्सेंट रहेंगे तो हमारा ये सारे जो प्रोसेस रहेंगी वो नहीं हो पाएगी। सो इस वजह से हमारा ये ज़ेल्बेगर सिंड्रोम हमारा एक टाइप का PPDS है। और ये ज़ेल्बेगर सिंड्रोम एक रेयरेस्ट डिसऑर्डर है जिसमें जिसको होता है तो विद इन 1 ईयर जो भी चाइल्ड रहेगा इसकी डेथ हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा पैरोक्सिसोम। और आगे हमने देखा न्यूक्लियस। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए और उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या इसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाने लायक ऐसा कुछ लगेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।